जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एनसीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और आप देखेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ मिलेंगे। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 1 से लेके 22 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ये पार्ट 3 है इस वीडियो का, 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर वे पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि हाउ एनसीसी कैडेट्स कैन हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, यानी कि एनसीसी कैडेट प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि खोज और बचाव ऑपरेशन जो होता है उसके अंदर सहायता कर सकते हैं। दूसरा फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड हमको सिखाया जाता है एनसीसी के अंदर, प्राथमिक उपचार सिखाया जाता है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। इवैक्यूएशन होता है मतलब लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसमें हेल्प कर सकते हैं। रिलीफ कैंप, जो कैंप लगाए जाते हैं, हमको पता है कि कैंप किस तरीके से लगाए जाते हैं, हमको टीएससी में और बाकी सारे कैंप्स के अंदर इन चीज़ों को सिखाया जाता है। तो वहाँ पर हम जो प्रशासन होता है, जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसकी हेल्प कर सकते हैं, राहत शिविरों की स्थापना करने में और प्रशासन की मदद कर सकते हैं इसमें। मेडिकल एड, फूड वगैरह हमको इकट्ठा करना है, ज़रूरती सामान ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना है, तो उसमें एनसीसी कैडेट हेल्प कर सकते हैं। और लोगों का मनोबल बढ़ाने में भी एनसीसी कैडेट हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है यानी कि नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें एनसीसी कैडेट हेल्प कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है कि एनडीएमए क्या होता है। एनडीएमए के ऊपर हमको नोट लिखना है कि यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है और यह क्या कार्य करती है। तो पहली बात तो आपके जो फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसमें एनडीएमए की फुल फॉर्म पूछी गई है और आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिंदी में हम बोलें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये जो यहां तक है ये एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है। ये वाली बात हमको समझ में आ गई। अब ये क्या कार्य करती है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना व उनसे लड़ने की क्षमता का निर्माण करना होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एनडीएमए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एजेंसी होती है जो किसके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और ये क्या करती है, जब भी कोई आपदा आती है, आपदा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है मानव निर्मित। तो चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव निर्मित आपदा हो, उसमें जो कार्य करने होते हैं उनमें एक तो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है, और उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसका विकास करती है। तो ये एनडीएम में होती है और ये इसका काम होता है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है कि आपदा होती क्या है और आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये वीडियो जब आप कंप्लीटली देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद भी आपको रुकना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करें। तो इसके लिए क्या किया गया है कि टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से एक चैनल बनाया गया है, जो अपने चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, उसी नाम से टेलीग्राम के ऊपर चैनल बनाया गया है। आप टेलीग्राम पे जाइए, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए, आपको एक चैनल मिलेगा। उस चैनल में क्या होगा कि ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनके क्विज बना के मैं डाल दूंगा। तो क्विज बना के जब आप क्विज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी है जो और बेहतर हो पाएगी। आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इस तरीके से जो आपकी तैयारी है वो अच्छे लेवल तक पहुंच पाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपदा होती क्या है? आपदा होती है कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई ऐसी अजीब घटना जो अपार दुख लाती है, वह किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, उनसे वो चीज़ जब कंट्रोल में नहीं आती है तो उसी को हम आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार की होती है, एक तो होता है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी कौन सी होती है, मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब नेचुरल डिजास्टर हो गए और मानव निर्मित मतलब मैन मेड हो गए। ठीक है। नंबर 26 यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट आर दी बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। समाज में, हमारे देश में बुनियादी सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं। तो पहली बात, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, नशा, अशिक्षा, एजुकेशन की कमी है, जातिवाद, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता होगी, महंगाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गरीबी, छुआछूत, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सोशल इविल होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर हम चलते हैं। व्हाट इज कोविड-19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये पता होनी चाहिए बातें। कोविड-19 होता क्या और इसके सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम मतलब इसके लक्षण क्या है। तो कोविड-19 एक बीमारी है जो नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होती है। तो कोविड-19 बीमारी होती है किस वायरस के कारण होती है, कोरोना वायरस के कारण। कौन सा कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 के कारण होती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं भाई, बुखार होएगा, सूखी खांसी व थकान, स्वाद व गंध का पता न लगना, सरदर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होना, ठंड लगना व चक्कर आना। लेकिन जो इसके प्राइमरी सिम्टम है, प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके, बुखार हो जाएगा, सूखी खांसी आएगी और थकान होएगी। तो ये इसके प्राइमरी सिम्टम होते हैं। ठीक है। अब इसके बचाव व उपाय कौन कौन से हैं। बचाव व उपाय हैं कि भाई हाथों को नियमित रूप से धोएं, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क का उपयोग करें, खांसते व छींकते समय कपड़े से मुंह को ढक लें, पौष्टिक आहार लें आदि। ठीक है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है कोविड-19 से रिलेटेड। ये ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा बना दिया जाए कैसे कि कोविड-19 क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव और उपाय लिखो। तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 26 और 27 को कंबाइन करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि समाज सेवा जब कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और जो सबसे अच्छे से क्वेश्चन लिखेगा उसका जो कमेंट होगा उसको फीचर किया जाएगा, यानी कि पिन किया जाएगा, ताकि सभी उस आंसर को पढ़ सकें। ठीक है। तो ये वाला आपको खुद लिखना है कि समाज सेवा के काम करते करते क्या क्या बाधाएं आती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि नेम द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि पानी को साफ करने के कौन कौन से मेथड है। एक तो है बॉइलिंग यानी कि उबालकर जल को शोधन करने की विधियां लिखो। दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण, वाटर क्लोरिनेशन यानी कि क्लोरीन डाल के, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि द्वारा, और सोलर प्योरिफिकेशन यानी कि सौर शोधन विधि द्वारा हम पानी को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जल का शोधन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचने से पहले वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक है कि देखो, जब भी आप हमारा एग्जाम होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी एनसीसी हैंडबुक को पढ़ना पड़ता है, और एनसीसी हैंडबुक में से क्वेश्चन आते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात क्या होती है, बात ये होती है कि एनसीसी हैंडबुक के अंदर बहुत सारा मटेरियल दिया होता है, यानी कि हमको पूरी की पूरी हैंडबुक पढ़नी पड़ती है, जब जाके हम एनसीसी बी या सी का एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी द्वारा एक पीडीएफ तैयार की गई है जिसका नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। ठीक है। ये हिंदी के अंदर ही पीडीएफ है, और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वे, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वे, ये सारी की सारी चीजों को कंबाइन करके ये पीडीएफ तैयार की गई है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी है बस, लेकिन पूरी हैंडबुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ खरीदनी है तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, स्वस्थ रहने के सूत्र लिखो, यानी कि लिस्ट आउट दी पॉइंट्स टू कीप दी गुड हेल्थ। तो अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो,
टहलने के अलावा दौड़ना, साइकिल चलाना आदि भी अच्छे व्यायाम है। सादा भोजन करना चाहिए, भूख जितनी हो उससे थोड़ा सा कम खाएं, योगा करें, रोजाना नहाएं और साफ सुथरे रहें। अगर ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एड्स से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एड्स की फुल फॉर्म अपने एग्जाम में पूछी जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपको पता होनी चाहिए। एड्स होता क्या है, यह एचआईवी संक्रमण के बाद की स्थिति होती है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है, यानी कि जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो खो जाती है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं होती, पर इससे क्या होता है, जब हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वही खराब हो जाएगी तो बाकी जो बीमारियां होंगी वो शरीर को लग जाएंगी और उससे शरीर को नुकसान होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के नाम लिखो। तो मक्खियों द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और चिकनगुनिया, ये मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के नाम है। कम से कम 5 बीमारियों के नाम तो आपको पता होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, और आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की संस्था का क्या काम है। यहाँ पे ये पूछ लिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, तो आप हमने देख लिया ये ऑलरेडी एनडीएमए जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या क्या काम होते हैं, पहली बात तो यहाँ पे काम होता है इसका आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाने का काम होता है। आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के परिवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करना, ये इसका काम होता है। राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राष्ट्र की जो योजना होती है उसको आरेखित करना, यानी कि किस तरीके से हमको करनी है। और जो राज्य प्राधिकरण होते हैं, यानी कि जो स्टेट लेवल पे अथॉरिटी होती है, उनके जो गाइडलाइंस होती हैं, दिशा निर्देश होती हैं, उनका पालन करना। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां बनाना और दिशा निर्देशों का पालन करना, ये इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो साहसिक गतिविधियां यानी कि एडवेंचर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनरिंग, अखिल भारतीय ट्रैकिंग अभियान यानी कि ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, कैमल सफारी यानी कि ऊंट की सवारी, पैरासेलिंग, पैरा बेसिक कोर्स किया जाता है, नौकायान अभियान और घुड़सवारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, यानी कि वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो मुख्यतः प्रदूषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है किससे रिलेटेड, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, यानी कि बाधा प्रशिक्षण से रिलेटेड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन है कि कोई भी 5 बाधा ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण के नाम लिखो। ये हमको नाम लिखने हैं, तो वे कौन कौन से हैं भाई, स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई वाल, डबल डिच। 5 लिखने थे, हमने 5 लिख दिए, यानी कि सीधा संतुलन, स्पष्ट कूद, जिगजैग बैलेंस जो इस तरीके से करके होता है, ऊंची दीवार, कोई भी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर दीवार बना दी यानी कि ऊंची दीवार बना दी, और दोहरी खाई यानी कि डबल डिच। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है भाई हमारे, ये 5 बाधा प्रशिक्षण है, ये इंपॉर्टेंट बाधा प्रशिक्षण है। नेक्स्ट हमारा जो आ गया अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है यहां पर कि क्वेश्चन क्या है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को कितने परमवीर चक्र मिले थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कारगिल वार के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, तो वो आप यहां पे लिखें। अब मैंने आपको बताया कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को टोटल 4 परमवीर चक्र मिले थे। परमवीर चक्र पीवीसी की फुल फॉर्म होती है, परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और वे 4 पर्सन कौन थे, वे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। तो इन 4
पर्सनैलिटीज को, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र मिले थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनका नाम क्या है, तो अब करंट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और मेरे हिसाब से आपको पता भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक इन्फेंट्री प्लाटून जो होती है उसके अंदर डैश और डैश जवान होते हैं, तो 3 सेक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं, एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो 10 जवान होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्या उनके नाम है ये आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सच में प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए तो कमेंट बॉक्स में ये आपको जरूर बताना है। 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन, तो एक सेक्शन में 10 जवान, तो टोटल कितने जवान हो गए पलटन में, प्लाटून में, इन्फेंट्री प्लाटून में 30 जवान हो गए। अब वैसे यहाँ पे होते हैं टोटल 32, 30 तो जवान हो गए और 2 यहाँ पे क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं। एक तो क्या हमारे हो गए यहाँ पे जेसीओ सूबेदार हो गए और दूसरे हमारे हो गए कैप्टेनेंट या लेफ्टिनेंट रैंक के होते हैं, या तो कैप्टन होंगे या लेफ्टिनेंट रैंक के होंगे एक अधिकारी, और एक जेसीओ सूबेदार होंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डैश, यहाँ पे है कि एनडीए कहां पर स्थित है, तो एनडीए जो हमारा है वो खड़गवासला में स्थित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये बताना है कि आईएमए कहां पर स्थित है, ये बताना है ओटीए कहां पर स्थित है, ये बताना है एएफए कहां पर स्थित है, और ये बताना है कि एनए कहां पर स्थित है। मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एएफए एयरफोर्स एकेडमी और एनए नवल एकेडमी। तो इन सभी का भी आपको पता होना चाहिए और इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पे है, यानी कि आईएमए कहां पर स्थित है, तो आईएमए देहरादून में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है, और मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली फुल फॉर्म पूछी गई है एसएम की, तो एसएम की फुल फॉर्म होती है सेना मेडल, जिस तरीके से पीवीसी की क्या फुल फॉर्म होती है, परमवीर चक्र। आरएचएम की फुल फॉर्म होती है रेजिमेंटल हवलदार मेजर, एएमसी की फुल फॉर्म होती है आर्मी मेडिकल कोर, एएससी की फुल फॉर्म होती है आर्मी सर्विस कोर, और सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इस समय वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी रैंक क्या है, और वो कितने स्टार रैंक होती है, कितने स्टार रैंक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ गया है वो आ गया हमारा मैप रीडिंग से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैप रीडिंग, मैप रीडिंग जिसको हम मैप रीडिंग यानी कि मानचित्र से रिलेटेड जो कला होती है वो हम कहते हैं मैप रीडिंग को। सबसे पहली बात तो ये हमको बताना है कि मानचित्र होता ही क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो मानचित्र जो होता है वो मानचित्र पृथ्वी की सतह के, मैं आपको समझा देता हूं। देखो बात कुछ इस तरीके से है कि कोई भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई भी बहुत बड़ा मैदान है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह की आकृति हैं, कोई मंदिर है, मस्जिद है, नदी है, पहाड़ हैं, उनको आनुपातिक रूप में और कन्वेंशनल साइन यानी कि कुछ सिंबल का यूज करके जब किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शाया जाता है ना, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं, मानचित्र बोल देते हैं, नक्शा बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत आदि को जब आनुपातिक रूप में किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, मानचित्र। अब आनुपातिक रूप का यह मतलब है कि मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी लैंड के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर 1 किलोमीटर है। अब ये जो 1 किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर लंबा हम नक्शा थोड़ी बना सकते हैं, तो हम जब मैप बनाएंगे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 2 सेंटीमीटर कर दी हमने, तो हमको पता लग गया कि उस मैप का स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो जब वहां पे 4 सेंटीमीटर की दूरी है किन्हीं दो चीजों के बीच में, तो हमको पता लग जाएगा इसका मतलब है भाई 2 किलोमीटर। अगर वहां पे 8 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब कितनी है, 4 किलोमीटर। तो ये बात हमको पता लग जाएगी। बात समझ में आ गई। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, और भी कई तरह के मैप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंपास के 5 भागों के नाम लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 भागों के नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 भागों के नाम लिख दिए हैं, और 5 के अगर पूछे जाते हैं तो इनमें से 5 तो आपको इजीली याद रह जाएंगे। एक तो होता है विंडो, आप जो भी हमारा कंपास होता है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, विंडो होगी। लिड, अब वो जो जुड़ा होता है वो किसी कब्जे से जुड़ा होता है।
ठीक है, वो कब्जा होता है तो उसको हम हिंज बोलते हैं, हिंज यानी कि कब्जा हो गया यहाँ पे। विंडो होगी उसकी, हेयर लाइन होती है, उसमें एक प्रिज्म होता है क्योंकि हमारे कंपास का नाम ही प्रिज्मेटिक कंपास होता है, तो प्रिज्म होता है, प्रिज्म स्लाइड होती है। थंब रिंग, आपको पता होगा कि जब हम कंपास को पकड़ते हैं तो एक अंगूठे में डालते हैं एक रिंग को, उसको थंब रिंग कहते हैं। ल्यूबर लाइन होती है, एरो हेड होता है, डायल होता है एक जिसके ऊपर अंदर रीडिंग लिखी होती है, उसको हम डायल कहते हैं। ये 11वां पार्ट हो गया। तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इनको ना डिफाइन करना है, यानी कि इनकी क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है। पठार किसे कहते हैं? तो पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो कि अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा और शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट हो। देखो पहाड़ कैसे होता है, पहाड़ की एक चोटी होती है, पहाड़ कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन जो पठार होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि इसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो सपाट होगा, चौड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डिफरेंस होता है। और कंटूर क्या होता है? कंटूर होती हैं लाइनें, रेखाएं। कौन सी रेखाएं? कि समुद्र तल से बराबर ऊंचाई की जो रेखाएं होती हैं, बराबर ऊंचाई के जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं भाई? कंटूर बोल देते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो उत्तर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है वास्तविक उत्तर, एक होता है चुंबकीय उत्तर, एक होता है ग्रिड उत्तर, एक होता है यानी कि इंग्लिश में बोलें तो ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक ग्रिड नॉर्थ होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि उत्तर दिशा ज्ञात करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। तो हमको नॉर्थ फाइंड आउट करना पड़ता है, तो कंपास के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। सूर्य द्वारा, सूर्य हमको पता है कि हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, तो हमको पता है सूर्य छिपेगा तो पश्चिम में छिपेगा, तो उसके हिसाब से हमको पता है भाई पूर्व इस साइड है तो उत्तर की साइड होगा। मंदिर या मस्जिद से आपको पता है कि मंदिर या मस्जिद का जो डोर होता है, जो दरवाजा होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ध्रुव तारे से हमेशा उत्तर दिशा में होता है और जीपीएस के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा हम नॉर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी सभी की हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारा रिलेटेड है एफसी और बीसी से। एफसी और बीसी यानी कि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, यानी कि क्षेत्र कला और युद्ध कला से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। मैंने आपसे इसी वीडियो में पूछा है और ये यहाँ पे आ भी गया है। तो सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं ये पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपने अच्छे से वीडियो को सुना है तो। सेक्शन फॉर्मेशन होती है 6 प्रकार की टोटल। कौन कौन सी? सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये 6 प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है और पूछा जाएगा, आप देखिएगा अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि फासले का अनुमान अगर हमको लगाना है, फासले का अनुमान हमको लगाना पड़ता है डिफेंस में। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो हथियार होते हैं, हमारे जो वेपन होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज तक काम करते हैं। उनकी रेंज होती है, आपको पता होगा कि एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है, .22 की कारगर रेंज कितनी होती है। तो जब हमको पता होगा कि टारगेट कितनी दूरी पर है, जब भी तो हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि कौन से हथियार का यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको पता लगाना होता है फासले का। अब फासले का अनुमान लगाने के कई तरीके हैं, जैसे इकाई वाला तरीका, अपीयरेंस मेथड यानी कि देख के, ब्रैकेटिंग मेथड, सेक्शन औसत यानी कि पूरे सेक्शन के जितने भी जवान हैं उनसे पूछा जाए और फिर उनकी औसत निकाल ली जाए, की रेंज मेथड, हाविंग मेथड। हाविंग मेथड मतलब हाफ करना। हाफ करना का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि मान लो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की दूरी हमको पता लगानी है, लेकिन हमको बी पॉइंट की दूरी नहीं पता, हमको सी पॉइंट की दूरी पता है और वो बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो हमको अगर ये पता लग गया कि ए से सी की दूरी 50 मीटर है तो हम पता लगा लेंगे, क्योंकि आधे में पड़ता है, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कवर, कवर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आड़ कितने प्रकार की होती है। तो आड़ 2 प्रकार की होती है, एक तो होगी प्राकृतिक आड़ और दूसरी होगी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, 2 अलग अलग क्वेश्चन बना के, कि दूरी जो होती है वो कम कब दिखाई देती है, यानी कि फासला कम कब दिखाई देता है और फासला ज्यादा कब दिखाई देता है। इन दोनों के ऊपर मैंने 5-5 पॉइंट लिखवा रखे हैं। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेंगे, लेकिन कई बार कमेंट आए हैं कि आपको प्रीवियस वीडियो नहीं मिल रही है। तो नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उनके, आप वहां पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं किससे, पैदल सेना के पास कौन कौन से हथियार होते हैं, इन्फेंट्री के पास कौन कौन से वेपन होते हैं, उनके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5.56 mm जो इंसास होती है राइफल, वो कौन से देश में बनी है, तो वो इंडिया में बनी है, भारत देश में बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, तो 815 मीटर पर सेकंड, और फीट में पूछा जाए तो 2700 फीट पर सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे है 9 mm CMG का वजन कितना होता है, तो 6.4 औंस। अब आपको पहले तो ये बताना है कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। CMG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। MPI की फुल फॉर्म क्या होती है, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। 7.62 mm LMG की कारगर रेंज कितनी होती है, तो 500 गज होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही आसान सा, जो कि आपको खुद बताना है कि इन्फेंट्री की जो कंपनी होती है उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार कौन कौन से हैं। बहुत सारे हथियार आपने अभी देख भी लिए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि सेना के इतिहास से रिलेटेड। मैं आपको बता देता हूं कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वार हुए हैं, यानी कि इंडो पाक वार, जो भी कितने वार हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, वो आपको पता होने चाहिए। टोटल जो 4 वार हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, कब हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी डिटेल, आपको पानीपत के वार के बारे में पता होना चाहिए, कारगिल वार के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और भारत और चीन के युद्ध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कारगिल वार कब हुआ था, संक्षिप्त में लिखो। तो कारगिल युद्ध, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, मई और जुलाई 1999, यानी कि 1999 के बीच हुआ था भाई। तो कारगिल वार 1999 में हुआ, कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। ठीक है, करीब 18,000 फीट के ऊपर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया गया था, यानी कि 527 से ज्यादा वीर योद्धा इसमें शहीद हुए थे। तो ये शॉर्ट नोट है किसके ऊपर, कारगिल वार के ऊपर। कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो जब भी वार हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपसे युद्ध के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट विश्व युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, सशस्त्र हुआ था, विश्वव्यापी हुआ था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हुआ था, जब इसका नाम विश्व युद्ध है। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, एक तो गुट धुरी शक्तियां हो गया, और दूसरा कौन से थे, मित्र राष्ट्र थे। तो ये क्या थे, 2 ओपोनेंट्स थे इस वॉर के अंदर, प्रतिद्वंदी थे। यह युद्ध लगभग कितने साल तक चला, 6 साल तक। 39 + 6 45 हो गया यहाँ पे। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे, और 50 मिलियन के लगभग लोग मारे गए थे। 2 से 3% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की खत्म हो गई थी इस वॉर के अंदर, इतना भयानक वॉर था ये। 1939 से 1945 के बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आर्मी में थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेवी विंग और एयर विंग की हम यहाँ पे बात करें, नवल विंग और एयर विंग की। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसको देखो पहले, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो कम्युनिकेशन मुख्यतः होता है 4 प्रकार का भाई। कौन कौन से, एक तो रिटर्न होता है यानी कि लिखित, वर्बल यानी कि मौखिक, नॉन वर्बल यानी कि सांकेतिक, विजुअल यानी कि दृश्य संचार। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप की कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन होता क्या है, संचार। संचार क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, अपनी बात किसी को समझाना, दूसरे की बातों को समझना, उसी को हम संचार कहते हैं भाई। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, इसके कोई 5 कारण बताएं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। हम किसी को बात समझा रहे हैं, अब उसको समझ में आई या नहीं आई हमको कैसे पता लगेगा। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं, ये पेपर के बारे में समझा रहा हूं, अब आपको समझ में आया या नहीं आया कैसे पता लगेगा। अब मेरे को किससे पता लगेगा, मेरे को लाइक से पता लगेगा। अगर आपके ज़्यादा लाइक्स आएंगे वीडियो पे तो मेरे को पता लगेगा हाँ भाई समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, जब भी लाइक कर रहे हैं। शेयर से पता लगेगा, भाई लोग शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बेनिफिशियल है, तभी शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आपके कमेंट से पता लगेगा, आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि हमको अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो आप नहीं बताओगे, यहाँ पे तो पता लग गया। लेकिन जब हम किसी को वैसे ही कोई बात बता रहे हैं, उसको वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो कैसे पता लगेगा।
तो इन कुछ हरकतों से पता लगेगा उस व्यक्ति की। पहली बात तो अगर सुनने वाला बार बार इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब उसको बात समझ में नहीं आ रही है, उसका ध्यान नहीं है इस साइड। अगर वह उबासी ले रहा है तो इससे पता लगता है कि वो ध्यान नहीं है उसका। अगर वह एक भी पर्सन न पूछे, या तो एक भी पर्सन न पूछे, देखो पर्सन कौन नहीं पूछता, क्वेश्चन कौन नहीं पूछता, वो नहीं पूछता या तो उसको सब कुछ आता हो या उसको कुछ भी ना आता हो। बात समझ रहे हो? तो या तो उसको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हो तो भी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर कब नहीं पूछेगा उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। तो या तो वो एक भी पर्सन ना पूछे तो हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर जरूरत से ज्यादा, तो इसका मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बैठने के तरीके से, गेस्चर पोस्चर से हमको पता लग सकता है, हाव भाव से हमको पता लग सकता है, बात करने के तरीके से पता लग सकता है वो किस टाइम, उस टाइम पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इस बात से भी हमको पता लग सकता है कि उस व्यक्ति को जो हम बात कर रहे हैं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यकीन मानिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।